राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी औरत की कहानी जिसने सुख पाने की चाह में अपने चरित्र पर दाग लगाया और अपनी गृहस्थी को खराब किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नीलमणि, हाँ यही नाम था उस औरत का, नीलमणि। उसका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता कर्मकांडी ब्राह्मण थे। पूजा पाठ करके जो कुछ भी कमाते थे उससे ही घर का गुजारा चलता था। नीलमणि अपने माता पिता की कुल 7 में से छठी संतान थी। उससे बड़ी 5 बहनें और एक छोटा भाई था। पंडित पंडिताइन को पुत्र पाने की बड़ी अभिलाषा थी, जो पूरी तो हुई, किंतु वे पुत्र का सुख ज्यादा समय तक नहीं भोग सके। 2 बरस के बाद ही पहले पंडित जी और फिर पंडिताइन परम धाम को प्रस्थान कर गए। नीलमणि की सबसे बड़ी बहन कावेरी का विवाह हो चुका था। उसी ने अपने भाई बहनों के पालन पोषण और शादी ब्याह की जिम्मेदारी उठाई थी। उसका ससुराल भी संपन्न तो नहीं था। उसके पति भी यजमानों से प्राप्त दान दक्षिणा से ही गुजर बसर करते थे, किंतु कावेरी और उसके पति का हृदय बड़ा दयालु से भरा हुआ था। बड़ा दया थी उनके अंदर। उनके स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उनके माता पिता रहित बच्चों को उनकी सहानुभूति और प्रेम ने कभी भी उन पर बोझ नहीं बनने दिया। वह अपने बहन भाइयों को, उसका पति भी अपनी पत्नी के बहन भाइयों को बहुत अच्छे से रखता था। इसलिए 6 बच्चों का पालन पोषण उन्हें भार नहीं लगता था। वह उनके साथ कोई फर्क नहीं करते थे। अपने बच्चों की तरह अपनी पत्नी की बच्चों को भी वह पालते पोसते थे। उन दिनों लड़कियों की 14-15 साल की होते ही उन्हें सयानी मान लिया जाता था। सयानी होते ही उनके हाथ पीले कर देने की परंपरा थी। नीलमणि की बड़ी बहन कावेरी को भी अपने बच्चों के अलावा 5-5 बहनों को विदा करना था। उसने जैसे तैसे करके 4 बहनों को तो विदा कर दिया था। सबसे छोटी नीलमणि ही का ब्याह करना बाकी था। वह 16 की हुई तब जाकर उसका रिश्ता तय हुआ। जल्दी ही वह भी दिन आया जब नीलमणि अपनी बहन के घर से विदा होकर अपनी ससुराल चंदनपुर आ गई। नीलमणि की ससुराल में कुल 3 ही प्राणी थे। एक उसके पति चंद्रिका प्रसाद, और जिनकी छोटी सी एक परचूने की दुकान थी। इसके अतिरिक्त वे यजमानी करके भी कथा पूजा का कार्य करते थे। उससे भी जो कुछ गुजर बसर होने लायक आमदनी हो जाती थी। और दूसरे थे ललित प्रसाद, जो चंद्रिका प्रसाद के छोटे भाई थे, तब वे पढ़ रहे थे। तीसरी थी नीलमणि की सास सोमवती। वह अधेड़ अवस्था को प्राप्त दबंग महिला थी, जिसने पति की असमय मौत के बाद बड़े ही जतन से अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया था। नीलमणि की सास एक सेठ बनवारी लाल के घर में भोजन बनाने का कार्य करती थी। सेठ जी की पत्नी उससे भी अधिक धार्मिक और उदार दयालु स्त्री थी। वे भी सोमवती की जब तब सहायता करती रहती थी। इसी वजह से सोमवती को अपने बच्चों के लालन पालन में कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। घर में बहू के आ जाने से सोमवती को घर की फिक्र करने से छुट्टी मिल गई। नीलमणि ने भी उन्हें निराश नहीं किया था। जल्दी ही उसने घर की जो सारी गृहस्थी थी संभाल ली। शादी को 1 साल पूरा होते होते नीलमणि के पांव भारी हो गए। सोमवती की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने नए मेहमान के स्वागत की सारी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली थी। समय आने पर नीलमणि ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर परिवार की परंपरा और अपनी आर्थिक हैसियत के अनुसार उत्सव मनाया गया था। बच्चे का नाम श्याम सुंदर रखा गया। चंद्रिका प्रसाद पिता बन चुके थे और पिता बनने के बाद उनकी और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उनकी आय का मुख्य स्रोत यजमानी ही था, परंतु उनकी दुकान से तो नाम मात्र की आय होती थी।
जो भी होती वह भी ललित प्रसाद की पढ़ाई लिखाई में खर्च होती थी। ये थोड़े से ही दिन नीलमणि के सुख के थे, जब ना उसे खाने पहनने का दुख था और ना ही किसी बात की फिक्र थी। एक रोज चंद्रिका प्रसाद बरसात में भीग कर घर लौटे। भीगने के कारण उन्हें बुखार और सर्दी खांसी हो गई थी। पहले उनका घरेलू इलाज किया गया। सिकाई मालिश वगैरह से जब रोग ठीक नहीं हुआ, तब वैद्य जी को दिखाया गया। चंद्रिका प्रसाद ने अगले कुछ दिनों तक वैद्य जी की दी हुई औषधियों का सेवन किया। इससे भी ना तो उनकी खांसी ठीक हुई और ना ही बुखार उतरा। तब आखिर में उन्हें डॉक्टर साहब को दिखाया गया। उन दिनों चंदनपुर में एक ही डॉक्टर सरकारी अस्पताल में रहते थे। मर्ज बहुत पुराना हो चुका था। मरीज की हालत भी ठीक नहीं थी, इसलिए दवा इंजेक्शन देने से पहले उसकी जांच पड़ताल जरूरी थी। आखिर में डॉक्टर साहब ने सोमवती से कहा कि मुझे आपके लड़के में तपेदिक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आप उन्हें शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाइए, वे ही इसका पक्का इलाज बताएंगे और इसका समुचित इलाज भी करेंगे। मेरे पास इस बीमारी के इलाज की दवा नहीं है। उन दिनों टीवी ला इलाज और प्राणलेवा बीमारी समझी जाती थी। यह सुनते ही सोमवती रुआसी हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। जवान लड़के को ऐसी गंभीर बीमारी का होना कोई मामूली बात नहीं थी। वह अपने बेटे को लेकर रोती बिलाप करती हुई अपने घर लौटी। चंद्रिका प्रसाद की बीमारी का हाल जानकर घर में रोना पीटना मच गया। नीलमणि तो अचेती हो गई थी। यह घटना सोमवती पर दोहरा घात था। एक तो कमाने वाला जवान बेटा उसने खाट पकड़ ली, और दूसरी ओर बहू का दुख उसके बस में नहीं था। उसे अपनी बहू का दुख देखा नहीं जाता था। उन दिनों टीबी लगभग लाइलाज और छूत की बीमारी समझी जाती थी। लोग बाग इसका नाम सुनते ही थर्रा उठते थे। घर लौटते ही सोमवती ने चंद्रिका प्रसाद की खटिया बाहर वाली कोठड़ी में डाल दी, ताकि परिवार के लोग बीमारी से महफूज रहें। नीलमणि दूर से ही सावधानी पूर्वक अपने पति की सेवा करने लगी। नन्हे श्याम को चंद्रिका प्रसाद दूर से उसे दूर रखा जाता था। उसे कोठड़ी के बाहर से ही चंद्रिका प्रसाद को दिन में 4-5 बार दिखा दिया जाता था। विपत्ति के समय सेठ बनवारी लाल और उसकी पत्नी ने सोमवती को पूरी तनख्वाह के साथ छुट्टी दे दी थी, ताकि वह अपने बेटे का इलाज बिलासपुर में जाकर करा सके। साथ ही रुपए पैसे की भी उसे कमी नहीं होने दी। चंद्रिका प्रसाद का इलाज जो शहर में होने लगा, वह समय नीलमणि के लिए बहुत ही कष्टदायक था। वह चंदनपुर में रहती थी और उसका पति शहर के अस्पताल में टीबी का इलाज करा रहा था। क्योंकि टीबी, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता था, बहुत ही संक्रामक होता था। इसी कारण वह चंदनपुर में थी और अपने छोटे से बेटे की वजह से उसकी सास ने उसे चंद्रिका प्रसाद से दूर रखा था। वह आशा निराशा के भंवरों में फंसी, कभी डूबती तो कभी उतरती। उसने न जाने कितने देवी देवताओं, व्रत उपवास और पूजा अनुष्ठानों की मनौतियां मानी हुई थी। उसका पति ठीक होकर सकुशल घर लौट आए तो वह यह करेगी और वह भी करेगी। अब थोड़ा सा हाल जो नीलमणि का जो देवर था ललित प्रसाद, उसके तो कहने ही क्या थे। श्रीमान जी विद्यार्थी थे, 2 बार कक्षा 11वीं की परीक्षा दिला चुके थे। इतिहास और भूगोल जैसे उनकी उनसे कोई दुश्मनी थी। मुख्य परीक्षा में ये 2 ही विषय उन्हें धोखा दे जाते थे, इसलिए वह परीक्षाओं का परिणाम हमेशा निराशाजनक ही रहता था। सोमवती उन्हें अपने छोटे बेटे को यजमानों के यहाँ कार्य में चंद्रिका प्रसाद का हाथ बटाने को भी कहती थी, तो ये जनाब दसियों बहाने बनाकर माँ का मुंह बंद कर देते थे। भाई की बीमारी के दौरान भी उन्होंने यजमानी का कार्य, कथा पूजा, वहाँ तक जाने तक का भी परहेज किया। काम करना तो बहुत दूर की बात थी।
लगातार 2 साल फेल होने के कारण उसे विद्यालय से भी निकाल दिया था। ललित प्रसाद के रोने धोने और बहुत ही प्रार्थना करने पर उसे विद्यालय में एक और मौका मिला, जिसका नतीजा भी पहले जैसा ही रहा। आदमी के बच्चे को जीविका उपार्जन हेतु कोई ना कोई काम अवश्य करना पड़ता है, यही दुनिया की रीति है। ललित प्रसाद को पैसा कमाने के साथ ही प्रसिद्ध होने का भी बड़ा शौक था। उसके लिए उसने शॉर्टकट रास्ता चुना। उसने बाजार से 30 दिनों में ज्योतिष सीखे, रतन ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान जैसी पुस्तकें खरीदी और मकान के बाहरी दीवार पर ललित प्रसाद पांडे ज्योतिष व हस्तरेखा विज्ञानी के नाम से जो एक बोर्ड लगा दिया। इस तरह उसने रोजी रोटी कमाने की दिशा में पहला कदम रखा। नीलमणि उससे मजाक करती थी, ज्योतिषी महाराज, जरा विचार करके बताओ, हमारी गैया बछिया जनेगी या बछड़ा? भविष्यवाणी सही निकली तो पूरे 5.25 रुपये की दक्षिणा दूंगी और मनपसंद पकवान भी जिमाऊंगी। ललित प्रसाद भला क्या जवाब देता। ज्योतिषी वह यजमानों के लिए थी, भाभी के लिए तो वह देवर ही था। यदा कदा कोई अनजान यजमान हाथ दिखाने या जन्म कुंडली बनवाने के इरादे से आता भी तो ललित प्रसाद को देखकर चौंक जाता। उसके विदकने का कारण ज्योतिषी महाराज की अवस्था थी। यजमान यह सोचकर खिसक जाता कि यह बच्चा भला उसका क्या भविष्य बताएगा। ज्योतिषी महाराज का नाम बड़ा प्रभावशाली था, किंतु उनका व्यक्तित्व और अवस्था यजमानों को प्रभावित करने लायक नहीं थी। कभी कभी कोई यजमान विश्वास करके ठहरता तो पंडित ललित प्रसाद जी उनके बारे में इतनी बातें बताते कि उनमें से 5-7 को सही निकलना ही था। इस तरह कभी कभी तुक्का काम कर जाने पर ₹1-2 की कमाई भी हो जाती थी। ललित प्रसाद बाहर बरामदे में बैठकर यजमानों की प्रतीक्षा में पोथी पत्रा के पन्ने उलट पुलट किया करता था। इससे कोई लाभ होता हुआ नहीं दिखा तो उसने उन पुस्तकों को लाल कपड़े में बांधकर संदूक में रख दिया। इसके बाद उसने स्वयं को अपने यार दोस्तों के हवाले कर दिया और यही उसकी नियमित जो दिनचर्या बन गई। वह जो ललित प्रसाद ज़्यादातर समय अपना यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने और गप्पे लड़ाने में बिताने लगा। सोमवती का मकान चंदनपुर के बस स्टैंड के पास था। वहाँ से थोड़ी दूर एक मैदान था जहाँ मोहल्ले के बच्चे खेला करते थे। उसके आगे एक बस स्टैंड था। मकान के ठीक सामने किंतु सड़क के उस पार थोड़ी सी रिहायशी के मकान तथा कपड़े, बर्तन, जूते, चप्पल, दर्जी और फल फूल की दुकानें थीं। मकान के ठीक दाएं बाजू में सेवक राम नाम का एक किराने की बड़ी सी दुकान थी। इसी दुकान के कारण ललित प्रसाद की दुकान नाम मात्र की दुकान रहकर रह गई थी। सेवक राम जो बहुत ही रसिक मिजाज का व्यक्ति था, उसे रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह रुपए पैसे के बल पर जो चाहे जिसे चाहे उसे हासिल कर सकता था। रुपए में वो ताकत होती है जो आदमी के हर ऐब को दबा देती है और उसके चरित्र पर किसी तरह का दाग भी नहीं लगने देती। ऐसी उसकी सोच थी। वह खूब बन ठन कर रहता था और जहाँ भी उसे अपनी मतलब की चिड़िया नजर आती, वह उसे दाना चुगाने से बाज नहीं आता था। वह नाती पोते वाला हो चुका था, फिर भी उसके चाल चलन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा था। नीलमणि जब से ब्याह कर उसके पड़ोस में आई थी, तब से वह उसकी नज़रों में चुभ रही थी। वह उसके ऊपर बुरी तरह से रीझा हुआ था। वह उसके ताकने तथा बातचीत करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। यह तो सोमवती के दबंग स्वभाव था, जिसकी वजह से वह लंपट काफी समय तक खामोश रहा था। उसने अपनी चालबाजियों पर उस पर आजमाई नहीं थी, तो उसका कारण यही था कि नीलमणि उसकी इन हरकतों की शिकायत अपनी सासू सोमा माँ से ना कर दे। सोमवती से उसे मालूम था यदि वह अनुचित हरकत करते पकड़ा गया तो सोमवती उसे हरगिज नहीं छोड़ेगी, उल्टे उसे कच्चा चबा जाएगी। यही वह डर था जो उसे नीलमणि से दूर रखे हुए था, वरना वह तब तक अपनी समझ से किला फतेह कर चुका होता। जब
कहते हैं कि दिन गलत आते हैं, कष्ट का समय आता है, तो नीलमणि के घर में भी लगभग उसे अकेली रहना पड़ रहा था। तब जाकर सेवक राम को अपना मनोरथ सिद्ध करने का अवसर मिल गया। कोई नवयुवती किसी नाती पोते वाले वृद्ध को तेजी से अग्रसर अधेड़ आदमी को पुरुष भाव से नहीं देखती, वह उसे पिता, चाचा अथवा बाबा के भाव से देखती है और यही उससे अपेक्षा करती है कि वह भी उसे पुत्री, भतीजी अथवा पोती के भाव से देखे और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करे। नीलमणि सेवक राम के पड़ोस में रहती थी। उसने पड़ोसी जैसे ही उन दोनों में संबंध था। आमना सामना होने पर यदि सेवक राम उससे कभी कुछ सवाल पूछता तो वह उसे शालीनता पूर्वक उत्तर देती थी। बुजुर्ग पड़ोसी होने के कारण वह उसे चचेरे ससुर जैसा सम्मान दिया करती थी। सेवक राम के मन में कोई खोट है या उसके भीतर कोई दूसरी ही खिचड़ी पक रही है, यह उसे तब मालूम हुआ जब चंद्रिका प्रसाद बीमार हो गया और सेवक राम ने उसे अपना असली रूप दिखाया। यह देखने में आता है कि बीमारी छोटी हो या बड़ी, वह रोगी के बदन तथा हौसले को तोड़ मरोड़ देती है, साथ ही उसके घर परिवार की आर्थिक दशा को भी तोड़ देती है। नीलमणि का घर परिवार इसका अपवाद नहीं था। उसकी सास और पति को शहर के अस्पताल में लंबे समय तक रहना पड़ा था। उनके ठहरने, खाने व दवा दारू का खर्च परिवार के लिए बड़ी समस्या थी। इधर घर में निकम्मे व लापरवाह देवर का होना इससे भी बड़ी समस्या थी। वह तो सेठ बनवारी लाल की दयालुता थी जिसके चलते चंद्रिका प्रसाद का समुचित इलाज हो रहा था। नगर के दो चार धनी थे और जाने माने सज्जन थे, वह भी गरीब निसहाय विधवा ब्राह्मणी की मदद को आगे आए थे। इसके अतिरिक्त उनके यजमान त्योहारों तथा खास तिथियों को सीधा दे जाते थे। इस तरह गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। घर गृहस्थी को सिर्फ रुपए पैसे की ही जरूरत नहीं होती, अपितु अच्छी देखभाल की भी जरूरत होती है। गृहस्थी में कभी कोई चीज की कमी तो कभी दूसरी वस्तु की कमी होती ही रहती है। ललित प्रसाद के प्राय घर से नदारद रहता था। वह भोजन तथा सोने के लिए घर लौटता था। कभी कभी तो वह 2-2, 3-3 दिनों तक घर नहीं लौटता था और अपने मित्रों के घर पर ही भोजन करके रात में उधर ही सो जाता था। नीलमणि उसकी प्रतीक्षा करती रहती थी। महीना 15 दिन में जब उसकी सास घर लौटी तब उन्हें ललित प्रसाद की दिनचर्या के बारे में नीलमणि ने बताया तो सौमवती ने उसे डांटते डपटते कहा, भाभी व भतीजे का ख्याल रखने को कहती हूँ तो वह हाँ हूँ कहता। 2-4 दिन जिम्मेदार बनकर जिम्मेदारी दिखाता, उसके बाद दोबारा उसी राह पर चला जाता जो उसे पसंद था। जब कभी गृहस्थी में किसी सामान की कमी होती या जरूरत पड़ती तब नीलमणि को व्यवस्था में खरीदारी के लिए दुकान पर जाना पड़ता। क्योंकि सेवक राम का दुकान घर के नजदीक ही था, इसलिए वह वहीं से जरूरत का सामान खरीदती थी। जब सेवक राम दुकान पर होता तो नीलमणि को देखते ही उसकी बाछें खिल जाती। वह नौकरों को किनारे कर स्वयं सामान निकालने और तोलने का काम करता था। वह उसे खूब चिकनी चुपड़ी बातें करता। वह उससे यह भी कहता कि उसे जब भी किसी सामान की या रुपए पैसे की जरूरत हो तब उससे आकर निसंकोच ले जाया करो, जब हाथ में पैसे आए तब चुका देना। नीलमणि इसे सेवक राम की भलमानस समझती थी कि बड़ा दयालु इंसान है। जब भी उसे किसी सामान की आवश्यकता होती वह सेवक राम की दुकान में बतौर उधार ले आती। यदि नीलमणि 2-4 दिनों तक उसकी दुकान पर नहीं जाती तब वह हालचाल लेने उसके घर आ धमकता और घंटों वहीं बैठा रहता और जाने का प्रयास ही नहीं करता। चंद्रिका प्रसाद को बीमार हुए लंबा वक्त हो चला था और प्राय यह देखा भी गया है कि रोगी की दशा शुरुआत में परिजनों को जितनी दुखद और पीड़ा पहुंचाती है वह वक्त गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे कम होती चली जाती। यही मानव स्वभाव है जो परिस्थितियों के अनुसार उसमें ढल जाता है। नीलमणि इसका अपवाद नहीं थी। पति की बीमारी से वह आगे भी चिंतित और दुखी होती। यदि उसे सन्मार्ग से भटकाने के लिए
सेवक राम जैसा लीचड़ आदमी नहीं होता। सेवक राम मालदार आदमी था। अपना मतलब पूरा करने के लिए उसने नीलमणि पर खूब धन लुटाया। अभावों में पली बड़ी नीलमणि को अच्छा खाने पहनने का अवसर मिला तो उसे बहकते हुए देर नहीं लगी। वह युवा थी, 7 ही महीनों से पुरुष संसर्ग से वंचित थी, इसलिए उसके कदम बहकने में वह भी उतनी ही कसूरवार नहीं थी जितना कि सेवक राम था। उसे बहकाने में सेवक राम का बड़ा हाथ था। सेवक राम के अतिरिक्त यदि कोई दूसरा सबसे बड़ा कसूरवार था तो वह था ललित प्रसाद, जिसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। यदि वह घर पर रहता और सहयोग करता तब नीलमणि को बहकने का अवसर नहीं मिलता। एकांत में पर पुरुष के साथ उठना बैठना किसी स्त्री के लिए कितना घातक होता है, यह नीलमणि के चरित्र से स्पष्ट होता है। लाचार बीमार मनुष्य की ब्याहता स्त्री का, जिसकी अवस्था उसकी छोटी बेटी से भी कम थी, उसका धर्म बिगाड़कर सेवक राम बहुत प्रसन्न था। कामी लंपट पुरुषों को अपने स्वार्थ से मतलब होता है। दूसरे का धर्म बिगाड़े या नामी बदनामी हो या फिर परिवार टूटे, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। नादान नीलमणि भी खुश हुई क्योंकि उसे जो सेवक राम ने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। उसके सुख साधनों में कोई कमी नहीं हुई और उसके सुख साधन बढ़ते गए, जिससे नीलमणि बहुत खुश थी। चंद्रिका प्रसाद को तो मानो किसी की नजर लग चुकी थी। एक दफा जो उसने खाट पकड़ी तो वह दोबारा नहीं खड़ा हो सका। शहर में महीनों इलाज चला, फिर भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। वह सूख कर कांटा हो चुका था। जब उसे खांसी उठती तो लगातार चलती रहती। बलगम में खून आता। रात को नींद नहीं के बजाय खांसी आती। बुखार हर समय बना रहता। गोली दवाई के असर रहते तक वह थोड़ा ठीक रहता, लेकिन फिर वही हालत हो जाती। थक हार कर सोमवती उसे अपने गांव लेकर आ गई। वह बाहर वाली कोठड़ी में पड़े पड़े अपने बचे कुचे दिन काटने लगा। चंद्रिका प्रसाद पूरे 3 बरस तक बीमार रहने और घोर कष्ट सहन करने के बाद वैकुंठवासी हुआ। पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार और बाकी क्रियाएं की गईं। मेहमानों के लौट जाने के बाद सोमवती ने अपनी बहू से कहा, बेटी, चंद्रिका तो बैकुंठ चला गया। अब तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी है, साथ ही तुम्हें श्याम सुंदर का लालन पालन भी करना है। यह सब कैसे करोगी? तुमने कुछ सोचा है? नीलमणि खामोश रही। वह क्या जवाब देती? उसे कुछ सूझता तब तो कुछ बात कहती। थोड़ी देर के लिए यह बात जरूर उसके मन में विचार आई कि सेवक राम सचमुच उसकी और श्याम सुंदर की जिम्मेदारी वहन करेगा, जैसा कि वह उसे आश्वासन दिया करता था। सोमवती ने उससे कहा, बेटी, मेरी बूढ़ी हड्डियों का कोई ठिकाना नहीं, कब जवाब दे दें। मेरे बाद तुम निराधार हो जाओगी और मेरी तुमसे यही सलाह है कि तुम ललित प्रसाद के साथ घर बसा लो। हालांकि हमारे ब्राह्मण समाज में ऐसा होता नहीं है और न ही यह धर्म सम्मत है, किंतु तुम्हारी और श्याम सुंदर की भलाई के हिसाब से ऐसा करना अनुचित होते हुए भी उचित है। तुम्हारे लिए यही धर्म है। ललित प्रसाद निठल्लों का सरदार था। उसका ब्याह तय नहीं हो रहा था। इसमें सबसे बड़ा कारण उसका निठल्ला होना था। काम धंधा नहीं होने की वजह से कोई पिता उसके साथ अपनी बेटी ब्याहने तक को तैयार नहीं था। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से सोमवती की इच्छा थी कि नीलमणि का फिर से विवाह ललित प्रसाद के साथ हो जाए। यदि निठल्लेपन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वह नीलमणि के लिए सही वर था। वह उसका हम उम्र था, जाना परखा हुआ था। रहा प्रश्न कोई काम धंधे का, तो उसने काम धंधा ना करने का कोई प्रण तो किया नहीं था। किसी किसी को जिम्मेदारी का भान देर से होता है। ललित प्रसाद इसी श्रेणी का युवक था। नीलमणि अपनी सास की सलाह को जरूर मानती यदि उसके ऊपर सेवक राम के प्रेम का भूत सवार नहीं हुआ होता। उसे सेवक राम के तरह तरह के जो सपने दिखाए थे, साथ ही वह उसकी प्रेम दीवानी हो रही थी, क्योंकि वह दरिद्रता में पली थी, गरीबी में
चीजें नहीं होना और एकदम से उन भौतिक साधनों का सुख भोगना उसके लिए बहुत ही जो खुशी देने वाला था। यही कारण था कि वह खामोश रही, इसलिए उसने बार बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी अभी विधवा हुई थी, इसी से उसके मन मंदिर में चंद्रिका विराजमान है। इसी कारण उसे इस समय हाँ कहने में दुविधा हो रही होगी। ऐसा सोचकर सौमवती ने उसके ऊपर तब ज्यादा जोर नहीं दिया। माया में फंसे जीवों की दिनचर्या किसी के आने या जाने से नहीं रुकती। थोड़े समय तक खुशी या शोक करने के बाद जीवन दोबारा अपने पुराने डर्रे पर चलने लगता है। सौमवती सुबह से रात तक सेठ बनवारी लाल के घर पर रसोई का काम संभालती। ललित प्रसाद को यार दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने से ही फुर्सत नहीं थी। रही नीलमणि तो उसे अकेलेपन से कोई शिकायत नहीं थी। वह सेवक राम की जो संगत से संतुष्ट और प्रसन्न थी। नीलमणि की खुशी को तब ब्रेक लगा जब उसे नए मेहमान के आगमन का आभास हुआ। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी और न ही छिपाने वाली थी। उसने यह खबर सबसे पहले सेवक राम को दी। वह यह सुनकर अवाक रह गया, जैसे उसके हाथों के तोते उड़ गए हों। सेवक राम पक्की उम्र का बाल बच्चेदार नाती पोते वाला आदमी था। उसे नीलमणि के साथ घर थोड़े ही बसाना था। उसने जिस मतलब से उससे नजदीकियां बढ़ाई थी उसका वह मतलब पूरा हो चुका था। नीलमणि की खबर से चिंता उसके सिर पर सवार हो गई थी। उसने अपने धन रुपए पैसे के बल पर बीसियों औरतों का मान भंग किया था, किंतु ऐसी विकट परिस्थिति पहले कभी नहीं आई थी। यदि नीलमणि के गर्भ से छुटकारा नहीं मिला तो उसकी जग हंसाई होगी। उसके चाल चलन के बारे में जो अफवाहें फैली थी वे सच साबित हो जाएंगी। तब बिरादरी और नगर में उसकी जो जो कहते हैं ना कि उसकी जो बदनामी और फजीयत होगी उसका कोई सानी नहीं होता। इसलिए उसका चिंतित होना स्वाभाविक था। दूसरी ओर नीलमणि उसके भरोसे निश्चिंत बैठी थी। सेवक राम अतरंग पलों में उससे जैसे डींगे हाँकता था। नादान नीलमणि उसे सच मान बैठी थी। उस नादान को तब आदमी की पहचान नहीं थी, केवल भावनाओं के समुद्र में गोते लगाना ही जानती थी। वह सच्चाई के कठोर धरातल पर उसके कदम अभी पड़े नहीं थे। सेवक राम ने उसे 4 पुड़िया थमाते हुए आश्वासन दिया कि इन्हें खा लेना, 1 पुड़िया सुबह और 1 रात को, इससे सब ठीक हो जाएगा। नीलमणि को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि सेवक राम ने उससे वादा किया था यदि बाल बच्चे होने की स्थिति बनी तो वह उससे विवाह कर लेगा। उसने उसे अलग मकान में रखने तथा गुजर बसर करने के लिए थोड़ी सी खेती और भूमि उसके नाम करने का भी वादा किया था। नीलमणि और सेवक राम की अवस्था में जमीन आसमान का अंतर था। नीलमणि की जवानी तब परवान चढ़ना आरंभ हुई थी, जबकि सेवक राम उम्र के आखिरी पड़ाव पर था। उसका प्रेम भले ही बनावटी तथा मतलब से भरा हुआ था, किंतु नीलमणि उसे टूटकर प्रेम करती थी। इसी वजह से उसने ललित प्रसाद के साथ दूसरी शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। स्त्री जाति की यही खूबी है, वह जिसे चाहती है तो टूटकर चाहती है। वह आगे पीछे का ख्याल नहीं करती। स्त्री वर्ग भावना प्रधान होती है, इसलिए भी वह अपने फैसले दिमाग के बजाय दिल से लेती है। इसी कारण प्यार में स्त्री धोखा खाती है। धीरे धीरे नीलमणि को यह विश्वास होने लगा कि वह प्यार में छली जा चुकी है और सेवक राम का प्रेम सच्चा नहीं था, केवल दिखावा और स्वार्थ पर आधारित था। वह इस समय भी यदि अपनी सास का कहा मान लेती तो आगे चलकर उसकी जो दुर्दशा हुई वह नहीं होती और यह कहानी भी जो अस्तित्व में नहीं आई होती। किंतु कहते हैं भाग्य प्रबल है, उसके क्रूर पंजे से आज तक कौन बचा है। जीव को घेर घार कर कर्म फल भोगने पर विवश होना ही पड़ता है। आखिरकार नीलमणि को भी यह विश्वास करना पड़ा कि सेवक राम का प्रेम बनावटी तथा मतलब से भरा है और वह अब उससे पहले जैसा दिलचस्पी भी नहीं ले रहा था। तब उसने दवा की पुड़ियों को कूड़ेदानी के फेंक दिया और मान मर्यादा को तिलांजलि देकर उसके घर में जा बैठी। नीलमणि का ऐसा करते ही जैसे धमाका हो गया। मोहल्ले तथा नगर में शोर मच गया। सेवक राम औरत भगा लाया है,
राम राम, क्या जमाना आ गया है। सोमवती की बहू बूढ़े के साथ भाग गई। उस बुढ़े में ऐसा क्या भाया होगा। सब कहने लगे धन है उसके पास और क्या है। कुछ भी कहो, सोमवती की बहू बड़ी सातिर निकली, किसी को हवा नहीं लगने दी अपनी आस्की की। मोहल्ले में इसी तरह की बातें होने लगी। इस घटना से किसी को आश्चर्य हुआ तो किसी को सेवक राम के भाग्य पर ईर्ष्या हुई। बड़े बूढ़ों ने अपनी बहू बेटियों की जो निगरानियां तेज कर दी। एक का अंजाम बाकियों के लिए सबक जो बन जाता है। सोमवती भी सकते में थी। उसकी सीधी सादी और भोली सी दिखने वाली बहू ऐसा गुल खिला रही थी, इसका तो उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। ललित प्रसाद ने अपने आप को घर में कैद कर लिया था। नन्हा श्याम सुंदर अपनी माँ को ढूंढ रहा था। सोमवती उसे अपने कलेजे से लगाए रो रही थी। मोहल्ले की स्त्रियां उसे धीरज बंधाने लगी। नीलमणि को अपने बेटे श्याम सुंदर की भी परवाह नहीं हुई कि 3.5 बरस के पिता के विहीन बच्चे का क्या होगा, वह उसके बगैर कैसे रहेगा। प्रेम अंधा होता है, साथ में मति भी मारी जाती है। कम से कम नीलमणि के चरित्र से तो यही साबित हो रहा था। सेवक राम के घर के भीतर घमासान मचा हुआ था। उसकी पत्नी और दोनों बहुओं ने बहुतेरा प्रयास किया कि वे नीलमणि को किसी तरह घर से बाहर करके किवाड़ लगा दे। उधर नीलमणि ने यह प्रण कर रखा था कि चाहे जो हो जाए वह इसी घर में रहेगी। उसने प्यार किया है, कोई अपराध नहीं जो वह डरे। सेवक राम ने भरकस प्रयास किया कि वह अपनी स्त्री और बहुओं को पकड़कर नीलमणि को छुड़ाए और उसके साथ मारपीट ना होने दे। वह इस कार्य में सफल तो नहीं हुआ, बल्कि लगे हाथ उसकी भी थोड़ी बहुत धुनाई हो गई। गरज यह कि परिवार में खूब बवेला मचा। घंटों तक रोने धोने तथा गाली गलौज का दौर चला। मकान के बाहर तमाशाइयों का हजूम इकट्ठा हो गया। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, नाती पोते वाले बुढ़े का यह हाल है तो जवानों को बिगड़ने से कौन रोक सकता है। सेवक राम के नीति विरुद्ध आचरण किया है। उसने विधवा और जो उसकी बेटी की उम्र वाली युवा ब्राह्मणी के साथ अनाचार करके धर्म को भी लज्जित किया है। सेठ सेवक राम की खूब जो फजीयत हुई। जीवन भर का कमाया हुआ मान एक झटके में राख हो गया। ऊपर से सिर पर बदनामी और अधर्म की बड़ी सी गठरी का बोझ आ चढ़ा। तमाशबीन यह जानने को डटे रहे कि नीलमणि और सेवक राम की प्रेम कहानी का अंत क्या होगा। यह वह दौर था जब बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल पंचायत में चुटकी बजाते निकल आता था। उन दिनों लोग कोर्ट कचहरी को अंतिम विकल्प माना जाता था, पहला नहीं। सेवक राम के घर में मचे हंगामे की खबर मिलते ही मोहल्ले के तथा बिरादरी के बड़े बूढ़े उनके घर में इकट्ठा हुए। वहीं पंचायत हुई। उन्होंने हंगामे का कारण जाना, सेवक राम से पूछताछ की, नीलमणि से भी दो चार सवाल पूछे, आपस में चर्चा की, तब फैसला दिया कि सेवक राम ने अनीति की है। उसने युवा विधवा नारी को बहकाया है। सेवक राम नीलमणि के होने वाली संतान का पिता है, इसलिए उसे प्रायश्चित स्वरूप उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके तथा जो उसकी संतान के रहन सहन की पूरी व्यवस्था सेवक राम का कर्तव्य है। नीलमणि और उसकी जो होने वाली संतान है, दोनों उसकी धन संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार होंगी। यदि सेवक राम अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो बिरादरी उससे कोई वास्ता नहीं रखेगी और उसका हुक्का पानी बंद कर देगी। फैसला आती सेवक राम की स्त्री और पुत्रों और बहुओं की अकल ठिकाने आ गई। आदमी दुनिया जहान से लड़ सकता है, परंतु गांव बस्ती और बिरादरी से नहीं लड़ सकता, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज परिवार और बिरादरी के बगैर उन्नति नहीं कर सकता। उसे कदम कदम पर समाज कुटुंब गांव बस्ती के सहयोग की जरूरत पड़ती है। आदमी एकाकी नहीं रह सकता। यही कारण था कि बिरादरी की उपेक्षा के भय से सेवक राम के जो पत्नी पुत्र और जो पुत्रियां और बहुओं ने मन मारकर नीलमणि को बर्दाश्त किया और उसे अपने घर में रख लिया। इस तरह सेवक राम के परिवार में नीलमणि का हंगामेदार और सनसनीखेज स्वागत हुआ और नीलमणि अब सेवक राम के घर में रहने लगी। उधर ललित प्रसाद नीलमणि तो सेवक राम के घर में जा बैठी और ललित प्रसाद और सोमवती की जान आफत में आ गई।
वह नामी बदनामी को तिलांजलि देकर अपना घर बसाकर बैठ गई। इस घटना के बाद ललित प्रसाद जैसे घर में कैद होकर रह गया। उसे ताने सुनने पड़ते थे कि नीलमणि इसी की भाभी है जिसे सेवक राम ले उड़ा। उसके दोस्त यारों ने उससे मुख मोड़ लिया। हफ्तों बीत जाने पर भी कोई उसका हालचाल लेने नहीं आया। भागी हुई नीलमणि थी और दोषी पूरा परिवार को समझा जा रहा था, क्योंकि पूरे परिवार को दोष लगा था। ललित प्रसाद ने खूब सोच विचार करके अपनी माँ सोमवती से कहा कि वह उसकी शादी की फिक्र ना करे, क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहता और यहाँ वह सिर उठाकर नहीं रह पाएगा। इसलिए वह आजीविका कमाने के लिए दूसरे शहर जाएगा। पहले चंद्रिका प्रसाद की मृत्यु, फिर नीलमणि के घर से भाग जाने के बाद यह सोमवती के लिए तीसरा झटका था जो ललित प्रसाद ने उसे दिया। उसने ललित प्रसाद को खूब समझाया बुझाया, परंतु वह अपने निश्चय पर से नहीं डिगा। आखिर उसने शहर छोड़ने की अनुमति दे दी। ललित प्रसाद अपने गांव से चलकर घूमता फिरता प्रयागराज पहुंच गया। वह बहुत अनुनय विनय करके अपने तीर्थ पुरोहित को तलाशता ही वहां रहने लगा। तलाश कर उसे छत्तीसगढ़ से प्रयागराज वाले यजमानों में तीर्थ यात्रियों को नैनी रेलवे स्टेशन से तीर्थ पुरोहित के धर्मशाला तक लाने और ले जाने और धर्मशाला में रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का काम मिला, जिसे उसने पूरी लगन और ईमानदारी और मेहनत से किया। बाद में उसे यजमानों द्वारा दान हेतु संकलित अनाज आदि इकट्ठा करने और तीर्थ पुरोहितों के घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली। जब कभी उसका आगमन चंदनपुर के आसपास होता, तब वह 2-4 दिन अपने घर पर रहता और फिर लौट जाता। यह कार्य उसने जो 44-45 वर्ष की अवस्था होते तक किया। उसके बाद वह अपने गांव लौटकर रतन बेचने का काम शुरू कर दिया। अब तक उसने विवाह नहीं किया था। सोमवती बूढ़ी हो चली थी। वह मरने से पहले ललित प्रसाद का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। उन्हीं दिनों दुर्ग नगर की कामकाजी विधवा महिला ने अखबार में जीवन साथी चाहिए नामक जो विज्ञापन दिया था। अब वह विधवा नौकरी पेशा महिला थी। जीवन साथी उसे चाहिए था। आयु तथा जाति उपजाति कोई बंधन नहीं था। दुल्हन ससुराल में नहीं जाएगी और वर को घर जमाई बनकर रहना होगा। इसलिए उसने लिखा था कि इच्छुक व्यक्ति संपर्क करे। ललित प्रसाद ने दिए गए नंबर पर अपना बायोडाटा भेज दिया। पिछले दिनों की 1-2 मुलाकातें हुई। ललित प्रसाद शर्तों पर खरे उतरे और ब्याह करके दुर्ग नगर के घर जमाई होकर रहने लगे। इस किस्से में उनका इतना ही योगदान था। नन्हे श्याम सुंदर के पालन पोषण की जिम्मेदारी अब उसकी दादी के कंधों पर आ गई थी। सोमवती काफी जीवट तथा साहसी महिला थी। उसने ठान लिया वह चंद्रिका प्रसाद की अनमोल निशानी को पढ़ा लिखा कर खूब काबिल बनाएगी। उसके बाद ही संसार से विदा होगी और उसने किया भी ऐसा ही। सोमवती ने बड़ी लंबी उम्र पाई थी। वह 90 बसंत देखकर स्वर्गवासी हुई थी और अंत समय में उसके पड़पोतों ने उसकी खूब सेवा की थी। किंतु यह तो बहुत आगे थी। समय अपनी गति से चलता रहा। एक एक करके एक दिन महीने साल गुजरते रहे। जब तक श्याम सुंदर स्कूल जाने के लायक नहीं हुआ था, तब तक सोमवती उसे अपने साथ सेठ बनवारी लाल के घर ले जाती थी। वह घर का काम करती और वह वहीं खेलता रहता। श्याम सुंदर 6 वर्ष का हुआ तो सोमवती ने उसे स्कूल में भर्ती करा दिया। प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल बस स्टैंड के आसपास ही थे, जिनकी दूरी श्याम सुंदर के घर से 200-300 मीटर ही थी। हाई स्कूल के लिए सड़क पार जाना होता था। अकेले स्कूल आने जाने में विशेष परेशानी नहीं थी। यहाँ पर जो वह थोड़ा समझदार हुआ होगा तो उसे मालूम हुआ होगा कि उसकी माँ उसके पड़ोस के ही घर में रहती है। क्यों? तब उसके बाल मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा। इस सवाल का जवाब उसे आगे चलकर कुछ वर्षों के बाद मिला होगा। तब उसकी मनोदशा क्या हुई होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। जब कभी वह नीलमणि को नहीं अपनी माँ को देखता रहा होगा, तब उसे कैसा महसूस हुआ होगा। क्या उसका मन दौड़कर अपनी माँ से चिपटने और लिपटने को मचलने को नहीं हुआ होगा? क्या श्याम सुंदर कभी इच्छा नहीं हुई होगी कि वह अपने स्कूल के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी टीचर के बारे में अपनी माँ को बताए?
क्या उसे कभी यह इच्छा नहीं हुई होगी कि दूसरे बच्चों की तरह वह भी अपनी माँ की उंगली पकड़कर उससे बातें करता हुआ स्कूल जाए, जैसे दूसरे बच्चे को वह अपने माता पिता और भाई बहनों की उंगलियां थामकर स्कूल जाते हुए देखता था। छुट्टी के बाद जब वह घर पहुंचता तब उसकी माँ उसका मनपसंद पकवान बनाकर दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती तो उसे कितना अच्छा लगता। क्या उसने यह सब नहीं सोचा होगा? जरूर सोचा होगा। जो वस्तु या सुख प्राप्त नहीं होता तब मानव उस मन उसी के बारे में सबसे अधिक सोचता है। जो दूर होता है ध्यान उसी की ओर अधिक जाता है। श्याम सुंदर की दादी उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती थी। इसके लिए उसने सब कुछ सहा, फिर भी बच्चे के लिए उसकी माँ का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, दादी भी नहीं। ये एक कटु सत्य है। नीलमणि अपने स्वार्थ में अंधी होकर अपने बच्चे को, अपने श्याम सुंदर को भूल गई होगी। उसे कभी उसकी याद नहीं आई होगी। उसे श्याम सुंदर को अपनी गोद में लेकर प्यार करने की इच्छा नहीं हुई होगी। यह कैसे कहा जा सकता है? घायल की गति तो घायल ही जाने। दूसरों को उस दर्द की सच्चाई की अनुभूति कैसे हो सकती है? जब प्रेम का वेग कुछ धीमा हुआ होगा तब नीलमणि जब कभी अपने पुत्र को, जिसे बेरहमी से वह छोड़कर चली गई थी, देखती रही होगी, कभी दोनों का आमना सामना भी हुआ होगा, तब वह नरक की अग्नि में कितनी जली होगी, कितना पश्चाताप और आत्मग्लानि उसे हुई होगी, कितनी तड़पी होगी, उसे बेहतर कौन जान समझ सकता है। कोई कोई भूल ऐसी होती है जिसका पछतावा आजीवन होता है, फिर भी उस भूल को सुधारने या दुरुस्त करने का कोई रास्ता नहीं सूझता। सेवक राम के परिवार ने बरादरी के दबाव से नीलमणि को साथ रख तो जरूर लिया, मगर उसका दर्जा और हैसियत नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। समय आने पर नीलमणि ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसका नाम अनीता रखा गया। सेवक राम के परिवार में उसका क्या स्वागत हुआ होगा। उसकी माई वहाँ के लिए एक बोझ थी। सेवक राम के साथ नीलमणि बतौर उपपत्नी 8-9 बरस ही बिता पाई थी। एक दिन सेवक राम उसे अकेली छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। जब हृदयाघात से उसकी मृत्यु हुई तब वह 65 बरस के थे। नीलमणि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसका और अनु का भविष्य क्या होगा, उसे इस बात की चिंता होने लगी। सेवक राम के जीते जी उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं हुई थी। हालांकि उसे हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी और हर एक सदस्य का हुक्म बजाना होता था, तब भी जीवन से निश्चित थी, जो सेवक राम के काल कलवित होने पर जाती रही। धार्मिक तथा पारिवारिक रीति रिवाजों के अनुसार सेठ सेवक राम का क्रियाकर्म संपन्न हुआ। मेहमान अपने घरों से विदा हुए। इसके साथ ही नीलमणि पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। सेठ के बेटे बहुओं ने उसे और अनु को घर से बाहर निकाल दिया। वह दरवाजे पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगी। बहुत प्रयास करने पर भी वह दरवाजे से नहीं हटी। नीलमणि को इस घर से निकाल देने की घटना से सोमवती को जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ। उसे विश्वास था कि ऐसा देर सवेर जरूर होगा। उसका हृदय नीलमणि की दशा देखकर द्रवित ना हो जाए, ऐसा सोचकर वह श्याम सुंदर को लेकर अपने भतीजे के घर चली गई। मोहल्ले वालों को समझाने बुझाने और नीलमणि द्वारा थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद जो सेवक राम के बेटों ने उसे मोहल्ले के आखिरी छोर पर एक खाली पड़ी जमीन पर मकान बनवा कर देने का वचन दिया। गुजारे के लिए हर महीने रकम देने के साथ खेती या जमीन से अनु का भी हिस्सा देने का वचन दिया। तब जाकर नीलमणि ने मुकदमा वापस लिया। रहने खाने की व्यवस्था हो जाने के बाद नीलमणि का हल्का चरित्र उसके लिए बहुत सारी मुसीबतें लेकर आया। संसार का यही कायदा है, जिस किसी मनुष्य के चरित्र में एक बार जो धब्बा लगा वह जीवन भर नहीं छूटता, भले इसके लिए लाख जतन किए जाएं। इसलिए कहा गया है, मान ही महत्व धनम, अर्थात मान ही सबसे बड़ा अनमोल धन है। नीलमणि का नया ठिकाना बस स्टैंड के पीछे था। वह सेवक राम और सोमवती के मकान के बाएं बाजू में था। वहां से बाजार या स्कूल की ओर जाने के लिए सोमवती के मकान के सामने से गुजरना पड़ता था। नीलमणि का मकान बस्ती से जरा हटकर था। उसके मकान के ओर एक बड़ा सा मैदान था, जहां मोहल्ले के बच्चे खेला करते थे। मैदान से थोड़ा आगे कृष्ण सागर नामक एक बड़ा सा तालाब था, जो मोहल्ले वासियों के निस्तारी के काम आता था।
सेवक राम के बेटों ने नीलमणि को ऐसी भूमि दी जिसमें मक्का, अरहर और कोदो जैसी फसलें तो उगाई जा सकती थीं। वह भूमि धान की खेती के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। उन्होंने यह जमीन बाकायदा अन्नू के नाम की थी। जब सेवक राम की मृत्यु हुई तब अन्नू दूसरी कक्षा में थी और श्याम सुंदर 5वीं कक्षा में था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें यह मालूम था कि वे परस्पर भाई बहन हैं। वे सब एक साथ क्यों नहीं रहते, इसका थोड़ा बहुत कारण श्याम सुंदर जानता था। इन दिनों इन बातों के लिए अनु तब जो बच्ची थी, नीलमणि जो है 27-28 साल की गोरी चिट्टी तथा गोल चेहरे वाली खूबसूरत महिला थी। साधारण वस्त्र भी उस पर खूब फबते थे। उसके पास कीमती आभूषण तो नहीं थे, परंतु उसे सुंदर दिखने के लिए आभूषणों की जरूरत भी नहीं थी। सेवक राम के घर से निकाले जाने के बाद उस पर पारिवारिक दबाव से वह मुक्त थी। नीलमणि जो उसका घर एक कोने की गली में था और उसके घर की तरफ एकाएक युवा और अधेड़ अवस्था के पुरुषों की जो चाल चलन से थोड़े रसिक मिजाज थे, उनकी गतिविधियां बढ़ गई थीं। चंदनपुर जो विशेषकर बस स्टैंड मोहल्ले में दोबारा खुसर फुसर होने लगी और देखने लायक बात यह थी कि इस दफा वह किसका घर खराब करती है, यही चर्चा का विषय था। मोहल्ले की स्त्रियां उसके साथ बातचीत करने से कतराती थीं। 2-4 स्त्रियां ऐसी थीं जो अपने पतियों पर कड़ी निगाह रखती थीं। यदि किसी ने अपने पति को नीलमणि के मकान वाली गली के समय बेसमय मंडराते हुए देखा तो वह उससे 100 सवाल करती थीं। 1-2 स्त्रियां तो पूछताछ में पुलिस वालों को भी मात देने लगी थीं। वे आधी रात को पति को नींद से जगाती और उससे पूछती, बताओ उस समय उधर क्या करने गए थे। यदि कोई नारी युवा हो, सुंदर हो और स्वतंत्र हो तो और उसका कोई संरक्षक ना हो तो अब वह छिचोरे तथा कामी पुरुषों की निगाह में आसानी से चढ़ जाती है। उससे अपना मतलब पूरा करने की चाह रखने वालों को किसी भी किस्म का भय नहीं होता, क्योंकि अकेली औरत भला किससे शिकायत करेगी और कितनी बार करेगी। नीलमणि प्यार मोहब्बत के चक्कर में पहले ही नरक भोग चुकी थी। उसने कैसी कैसी जली कटी बातें सुनी थी, किस प्रकार उसे घसीटा और मारा पीटा गया था, किस प्रकार उसे दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम में लगाया रखा जाता था। वह भूली नहीं थी। उसे एक एक बात बहुत याद थी। उसने घर की चौखट लांघने की जो भूल की थी, वह उसकी दोबारा से पुनरावृत्ति का ख्याल भी उसे कंपा उठता था। कामी लंपट पुरुषों की अपनी सोच होती है, इसलिए किसी ने उसे रुपया दिखाया तो किसी ने तरह तरह का प्रलोभन दिया, किसी ने उसे डराया धमकाया भी, किसी ने उससे प्यार का इजहार किया तथा किसी ने शादी करने की इच्छा भी व्यक्त की। नीलमणि ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उस पर आते जाते राह चलते कई तरह की जो टिप्पणियां की गईं, उसके ऊपर उंगलियां उठी। उसने कोई परवाह नहीं की। वह ना किसी को जवाब देती और ना किसी से उलझती, खामोशी से सब कुछ सुनती और सहती। इसका परिणाम सुखद रहा। जब उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया तो उन पुरुषों की नज़र स्वयं ही वह उतर गई। हालांकि ऐसा होने में काफ़ी वक्त लगा था। ऐसी ही विषम परिस्थितियों में अनु की परवरिश हुई। मोहल्ले की स्त्रियां अपने बच्चों को उससे दूर रखती थीं, मानो उसे कोई छूत की बीमारी हो या फिर उसके साथ घड़ी 2 घड़ी खेलने मात्र से उनकी बच्चियां बिगड़ जाएंगी। अन्नू के साथ कोई भी लड़की खेलना तो दूर, उससे बात भी नहीं करती थी। यही हाल स्कूल में भी था। ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिससे वह अपनी सहेली कहती और अपने मन की बात करती। कौन कहता है कि माँ बाप के अपराध या भूल चूक की सजा उसकी संतानों को नहीं भोगनी पड़ती, सरासर भोगनी पड़ती है। पूरी ना सही, थोड़ा बहुत अपमान और तिरस्कार उन्हें भी सहन करना पड़ता है। संसार जो इस मामले में बहुत निष्ठुर है। अनु दिनों दिन विद्रोही, मुंहफट और उज्जड़ होती जा रही थी। दुनियादारी समझने के लायक हुई तो अपनी माँ को उसके मुंह पर कह देती कि वह बहुत ही बुरी और गैर जिम्मेदार माँ है। अन्नू की अपने किसी भी सहपाठी से पटती नहीं थी। वह बात बात में झगड़े पर उतारू हो जाती थी। उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई के बजाय दूसरी बातों की ओर अधिक रहता था। शुरुआती झिझक में अन्नू और श्याम सुंदर परस्पर बातचीत करने लगे। वह श्याम सुंदर के साथ ठीक से पेश आती थी। अन्नू को श्याम सुंदर की दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसे घमंडी बुढ़ी कहती थी क्योंकि वह उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आती थी। सोमवती अन्नू का अपने घर के आसपास मंडराना बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
उन्हें नीलमणि से नफरत हो गई थी। इसके अलावा अन्नू के पिता ने उसकी बहू को बिगाड़कर उसके मान सम्मान को जो धूमिल किया था, यह भी सोमवती अन्नू इसलिए भी सोमवती अन्नू को पसंद नहीं की करती थी, यह भी एक वजह थी। हालांकि इसमें अन्नू का कोई दोष नहीं था। अन्नू उसे अपनी माँ के बारे में बताती तो वह बहुत अजीब है, जब देखो जब रोती रहती है। वह बुढ़िया मुझे बहुत बुरी लगती है, बात बात पर रोती है। वह मुझे प्यार नहीं करती, बात बात पर टोका टाकी करती है। पहले गुस्सा करती थी, मुझे बिना किसी बात के डांटती और अचानक रोना शुरू कर देती है। तो और हाँ, मेरी माँ तुम्हारी भी तो माँ है ना। हाँ मैं जानता हूँ, तुम तो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अन्नू जो श्याम सुंदर से पूछती। मालूम नहीं, श्याम सुंदर कहता। शायद दादी ऐसा नहीं चाहती, इसलिए उसके बाल मन में तब यही विचार आता था। श्याम सुंदर को अन्नू के साथ खेलना बातें करना बहुत अच्छा लगता था। फिर भी वह उसके घर पहली बार तब गया जब उसने मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट निकाला था। वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। उसकी माँ पूरे समय रोती रही, रोने के अलावा उसे निहारती रही। उसकी आंखों में अतृप्त जो ममता का स्थायी भाव आ गया था। अन्नू ज्यादा नहीं पढ़ी, 5वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसका मन पढ़ाई के अतिरिक्त सभी बातों में लगता था। नीलमणि उसे घर गृहस्थी के कार्यों में लगाती, लेकिन उसे घर में टिकने के बजाय खेलने कूदने और नगर की सैर करने में आनंद आता था। वह टोकती तो वह उल्टे उसे ही 4 बातें सुना देती। एक गलत निर्णय आजीवन दुख देता है, इसलिए जिंदगी के फैसले खूब सोच समझ कर लेने चाहिए। नीलमणि अनीता को समझाना चाहती थी, लेकिन वह उसकी कोई बात गंभीरतापूर्वक सुनती ही नहीं थी। वह अपनी माँ की सीख को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। दुख मनुष्य को समय से पहले बूढ़ा बना देता है, यही नीलमणि के साथ हुआ। दूसरी ओर अनु समय से पहले ही जवान हो गई थी। उसके चाल चलन के बारे में तरह तरह के किस्से गढ़े जाने लगे और नीलमणि ने अपना माथा ठोक लिया। एक दिन वही हुआ जिसकी आशंका उसे पहले से थी। अन्नू जो अपने किसी पुरुष मित्र के साथ चंद्रपुर से गायब हो गई थी। नीलमणि के ऊपर बदनामी का मानो पहाड़ टूट गया। उसने जैसे तैसे अन्नू तथा कैलाश को ढूंढा, दोनों की पसंद तथा इच्छा का ख्याल रखते हुए दोनों की शादी कर दी। इस बात से श्याम सुंदर को बहुत धक्का लगा। उसे कैलाश हरगिज पसंद नहीं था, क्योंकि वह पूरा लफंगा था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, वह गुजर बसर के लिए चोरी चकारी किया करता था। ऐसे आदमी के साथ अन्नू का विवाह करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, परंतु वह करता भी तो क्या, उसके अधिकार में भी तो कुछ नहीं था। अन्नू गृहस्थी हो गई थी। श्याम सुंदर पढ़ता रहा। उसने पंडित रवि शुक्ल विश्वविद्यालय से स्नातक किया। तब कठिन तथा सम्मानजनक कार्य समझा जाता था। स्नातक होने के साथ साथ श्याम सुंदर ने जो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की कोर्स किया और परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया। श्याम सुंदर को सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी मिली। उसकी दादी बहुत प्रसन्न हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और एक संकल्प पूरा हुआ। उन्होंने मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बांटी। वह पहली बार नीलमणि के घर गई, उसे बताने के लिए कि ले मिठाई खा और खुशी मना, तुम्हारा बेटा बड़ा बाबू बन गया है। नीलमणि की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। यह उसके धैर्य का प्रतिफल था जो उसकी सास स्वयं चलकर उसके दरवाजे पर आई थी। जिस समय श्याम सुंदर का विवाह हो रहा था, अन्नू मायके में बैठी थी, क्योंकि कैलाश उन दिनों जेल में था। सोमवती ने शादी में माँ बेटी को मेहमान के तौर पर बुलाया था। उनके द्वारा उनसे कोई भी रीति रिवाज संपन्न नहीं कराया था। वह स्वयं आजीवन विजातीय मानती रही थी। नीलमणि और अनीता के लिए यही खुशी के पल थे कि श्याम सुंदर के विवाह में उन्हें बुलाया गया था। श्याम सुंदर की स्त्री कोकिला बहुत तेज तर्रार निकली। उसने अपनी दादी सास को तो पूरी इज्जत व मान सम्मान दिया। उसे नीलमणि तथा उसकी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं आई। सोमवती के हाथ पैर तब तक काम करते रहे तो वह चंदनपुर में ही रही। असमर्थ हो जाने पर वह अपने पोते के साथ विजयपुर में आकर रहने लगी। अनु अपने भाई से मिलने विजयपुर जाती तो उसके घर न जाकर ऑफिस में मुलाकात करती और लौट जाती। जब सोमवती की मृत्यु हुई तब अनु अपने तीसरे पति के साथ रह रही थी। इसके 6 वर्ष बाद नीलमणि की मृत्यु भी हो गई। नीलमणि अपने अंतिम समय में बिल्कुल अकेली थी। अनु भी उसके साथ नहीं थी। वह अपने चौथे पति के साथ भिलाई में रह रही थी। 1-2 जो पड़ोसी थे, उन्होंने अंतिम समय में उसकी देखभाल की थी। दयावश उन्हें उस पर दया आ गई थी। श्याम सुंदर उस दिन शासकीय कार्य से जबलपुर में था जब नीलमणि के प्राण छूटे।
अंतिम समय में उसके पास न श्याम सुंदर था, न ही अन्नू। बहुत कुछ कहने सुनने पर सेवकराम के बेटे ने उसे मुखाग्नि दी थी। पीछे श्याम सुंदर जी गया जी और प्रयागराज में उसका श्राद्ध कर्म, पिंडदान आदि किया था। नीलमणि की यही कहानी फिर जीवनी है, जिसे देखने से यही मालूम होता है कि उस अभागी का जन्म दुख भोगने के लिए हुआ था। वह पुत्र होते हुए भी पुत्र सुख से वंचित रही। बेटी भी सही मार्ग की राही नहीं हुई। दो दो शादियां करने पर भी उसे पति का स्थायी सुख नहीं मिला और केवल अपयश, अपमान, तिरस्कार, या कहीं दुनिया जितनी हसीन है उतनी बेरहम भी है। इसलिए हमेशा सोच विचार कर कदम उठाने चाहिए। औरत के दामन पर लगा हुआ दाग उसे जिंदगी भर जीने नहीं देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।